बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, या कहें कि बार बार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस बार मुश्किल अपनों ने खड़ी की है। अरुण सिसोदिया ने दीपक बैज को पत्र लिखा है और इसकी वजह है पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ इस पत्र की वजह से फिर से उनकी तरफ उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। 5 करोड़ 19 लाख लेन देन का विषय था, जो कि बहुत सारे अखबारों में छपा भी था। अगर कोई बात है तो पार्टी फोरम में बात रखना चाहिए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश ने ठगा नहीं। तो कांग्रेस के पूर्व महामंत्री ने 5 करोड़ 89 लाख पार्टी फंड से बिना अनुमति गाजियाबाद की एक कंपनी को देने के आरोप लगाए। यह कंपनी भूपेश बघेल के करीबी रहे विनोद वर्मा के बेटे की बताई जा रही है। लेटर बम के सामने आने के बाद से कांग्रेस बैकफुट पर है और बीजेपी लगातार हमलावर। का एक पैसे का लेन देन का विषय था, जो कि बहुत सारे अखबारों में छपा भी था, और उस विषय को लेके मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को एक अपना अनुरोध भेजा है कि उस पर शीघ्र से शीघ्र निराकरण करने के लिए कार्रवाई करें और उन सारी चीज़ों को जनता के बीच में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में लाएं। अभी तो नहीं है, अभी तो मतलब प्रदेश अभी पदाधिकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई बात है तो पार्टी फोरम में बात रखना चाहिए। और कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया ने प्रदेश अध्यक्ष से पूरे मामले की जांच की मांग की है। दीपक बैज का कहना है कि पूरे मामले को पार्टी फोरम में रखना चाहिए। कांग्रेस के अंदर खाने चल रही खींचतान पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी के जो सह प्रभारी हैं नितिन नवीन, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भूपेश ने ठगा नहीं। और बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि जांच तो होनी चाहिए। कहते थे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश ने ठगा नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि इस लाइन को अगर हम कहते थे तो कैसे वो चरितार्थ हुआ। जिस पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उस पार्टी के कोष को भी उन्होंने हाथ साफ कर दिया। तो अब तो जो कोषाध्यक्ष हैं और जो उनके संबंध हैं वो तो सार्वजनिक है। सिसोदिया जी ने आरोप लगाया है 5 करोड़ 79 लाख रुपए बिना मोहन मरकाम जी, जब वो प्रदेश अध्यक्ष, बिना उनकी अनुमति के, बिना पार्टी की सहमति के गाजियाबाद की किसी कंपनी को दिया गया, जिसमें शायद भूपेश बघेल जी के पुत्र भी उस कंपनी में इन्वॉल्व है, ऐसा वो पत्र में लिखा है। और हम इसलिए तो कहते हैं पारदर्शिता होनी चाहिए। बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आपसे तारुफ करवाएंगे। और राजीव चक्रवर्ती बीजेपी की तरफ से, अरुण सिसोदिया साहब खुद कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत। आर कृष्णदास, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले राजीव चक्रवर्ती साहब, आपके पास मौके पर मौका, मौके पर एक और मौका। चक्रवर्ती साहब, हाँ देखिए, ये जो जिस प्रकार से अधिनायकवाद चल रहा था कांग्रेस पार्टी में, ये 5 साल की कलई खुल गई है। अरुण जी ने अपना दर्द बयां किया है, तो ये बहुत दुखद है। जब हम सर वो कांग्रेस पार्टी जो गांधी जी की, नेहरू जी की दुहाई देती है, वो कांग्रेस पार्टी जो दुहाई देती है आंतरिक लोकतंत्र की, उस पार्टी की जो लोकतंत्र है वो तार तार हो गई है ललित जी। उस पार्टी की जो पारदर्शिता है वो टूट गई है। उस कांग्रेस पार्टी की जो स्वच्छता की, या जो कहते थे कि हमारे अंदर बहुत अंदर लोकतंत्र है, शीशे की तरह साफ है, सारी चीजें साफ हो गई है। किस तरह से शराब के घोटाले किए गए, डीएमएफ के घोटाले किए गए। जो अध्यक्ष महोदय थे वो खुद कहते थे कांग्रेस के कि यहाँ पर डीएमएफ घोटाला चल रहा है, जो तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे मोहन मरकाम जी। तो ये जनता को पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ का जो एटीएम हम आरोप लगाते थे वो सत्य साबित हुई है। और अरुण जी ने जो तथ्यपूर्ण आरोप लगाए वो सबके सामने है जी। तो एक राजनीतिक पार्टी को जो शुचिता रखनी चाहिए, एक राजनीतिक पार्टी को जो जिस प्रकार से एक नहीं शुचिता शुद्धता के लिए तो आप हैं ना। आप तो मेरे ख्याल से अब सिसोदिया साहब का भी स्वागत होगा बीजेपी में। खैर, आएंगे चक्रवर्ती साहब, मैं आपके पास आऊंगा। और सिसोदिया साहब, अगला सवाल आपसे। ये बड़े गंभीर आरोप इस पत्र में हैं और मेरा ख्याल है 18 मार्च की तारीख है इस पत्र की। देरी हुई इस पत्र को लिखने में, ऐसा लगता है जी। देखिए, जो चीज़ पहले से ही सोशल मीडिया और सब मीडिया में संज्ञान में था और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि उस पर कुछ कार्रवाई होगी, उसकी जांच होगी, पर 1.5-2 महीने से जो विषय चल रहा था पेपर में पहले आ चुका था, कई जगह
लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जिम्मेदारी के साथ एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से, कार्यकर्ता की भावनाओं के अनुरूप मुझे अपने प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन को इससे अवगत कराना चाहिए और एक अनुरोध करना चाहिए कि ऐसे विषयों पर संज्ञान में लेते हुए नियमतः और साथ ही साथ जांच करा के कार्रवाई किया जाए। जी, जांच कराकर कार्रवाई की जाए। मैं फिर सवाल मेरा आपसे कुछ अलग शब्दों के साथ है, टाइमिंग को लेकर सवाल है। सिसोदिया साहब, आप कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में चीज़ें पड़ी हुई थीं, पर बड़े हैरत की बात है कि जब लगातार कांग्रेस करप्शन के चार्जेस झेल रही है तभी आपने भी ये लेटर बम फोड़ दिया। टाइमिंग बड़ी सवाल खड़े कर रही है। सिसोदिया साहब, देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज हम भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में चुनाव में खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी सबको मालूम है कि किस तरह से चुनाव लड़ती है। अगर उसका मुकाबला करना है तो सबसे बड़ी हमारी ताकत कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ताओं की भावना और कार्यकर्ताओं के अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो निसंदेह बहुत सही है, क्योंकि कार्यकर्ता ही कांग्रेस को जिताने के लिए आगे आता है। जब सरकार रहती है तो बहुत सारे आपके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, लेकिन वैसे जब चुनाव में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता ही काम करता है। तो मेरा ये कहना था कि कार्यकर्ताओं की पार्टी जो कि 138 रुपया देकर डोनेट फॉर देश के माध्यम से कांग्रेस को मजबूत कर रही है और दूसरी तरफ एक सरकार पूरे व्यवस्था को रोकने के लिए एआईसीसी के खातों तक को सीज कर दे रही है। ऐसी परिस्थिति में एक एक रुपया बहुत ही मूल्यवान है और वो 138 रुपया तो सबसे अधिक मूल्यवान है, जो कि एक सब्जी बेचने वाले ने अपने 138 रुपये दिए होंगे या एक गरीब आदमी ने 138 रुपये दिए होंगे, तो उसके मन की पीड़ा आप समझ सकते हैं। तो मेरा यह कहना है कि अगर जायज पैसा है या नाजायज पैसा इन्होंने किसी को दिया है, इसकी जांच होनी चाहिए कि इतनी बड़ी रकम अगर हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट के नाम से दे रहे हैं, क्या उतनी पैसा दिया जाना चाहिए। और दूसरा, इससे बड़ा मेरा एक प्रश्न है कि जब हमारे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष 5,000 10,000 रुपये मांगते थक जाते थे, कोई भी उनको पैसा नहीं दिया जाता था। ठीक ठीक, ये भी आपने इस पत्र में जिक्र किया है। मैं एक बात का जवाब सिर्फ हाँ या ना में जानना चाह रहा हूँ सिसोदिया साहब, अभी आज की तारीख में, इस पल में, इस मोमेंट में, इस घड़ी में आप कांग्रेस में हैं? जी बिल्कुल, एआईसीसी मेंबर हूं फिलहाल और पीसीसी डेलीगेट हूं। ठीक ठीक ठीक, आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। आर कृष्णदास साहब हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार वो चर्चाएं सुन रहे हैं। कृष्णदास साहब, लगातार ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक लगातार मुसीबतें आ रही हैं और मुसीबतों की क्रोनोलॉजी भी बड़ी दिलचस्प है। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे मुसीबतें आ रही हैं। कृष्णदास साहब, कांग्रेस का एक अंदरूनी विवाद खुलकर अब सामने आना चालू हो गया और इसका जो मुझे लगता है एंड रिजल्ट या हम जो उसका कंक्लूजन ये माने कि कहीं भूपेश बघेल जी को पार्टी में किनारे किया जा रहा है, ये ऐसा एक इंडिकेशन बड़ा क्रिस्टल एंड क्लियर है। देखिए, किसी मंच से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और उनको ओपनली क्रिटिसाइज करना, इस तरीके का लेटर सीधे सीधे सार्वजनिक रूप से सामने लाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से क्या कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, क्या उनका वरहस्त है जो जूनियर्स को कि आप इस तरीके का एक कैंपेन भूपेश बघेल के खिलाफ चलाएं और उनका एक प्रकार से पार्टी में कहीं ना कहीं उनको किनारे किया जाए, ये भी एक उद्देश्य हो सकता है जिसको हमें एक इस संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं से कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग और कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात को तो बहुत अच्छे से जानता है कि इस चुनाव का जो परिणाम आया था उसमें सरकार का जो मैंडेट था वो बहुत पॉजिटिव नहीं रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वयं बहुत नाराज थे, वो अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे थे। ये बार बार ये बातें सामने आई हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक कैंपेन जो अभी चल रहा है, जो सीधे सीधे भूपेश बघेल जी जिस मंच पे बैठे हैं वहां उनको सीधे सीधे क्रिटिसाइज करना, उसके बाद में उनके जो सलाहकार लोग हैं, और ललित जी हमको एक चीज नहीं भूलना चाहिए कि उनके जो विश्वास पात्र सलाहकार हैं भूपेश जी के, जिनको अभी हम कटघरे में खड़ा किया गया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो कभी मूल कांग्रेसी रहे भी नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं से कांग्रेसियों के बीच में एक प्रकार से एक आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं उन्हीं पर आपसे अगला सवाल करना चाह रहा था कि अचानक से वो आयतित कांग्रेसी बनकर वो आए, क्या नाम लेना अब उनका, वैसे उनके बेटे की कंपनी का नाम बड़ा अच्छा है, टेसू। खैर, वो आयतित होकर आए और फिर एक ऐसा घेराव हो गया कि जो व्यक्ति एकदम जमीन से जुड़ा था, जिसको हम देखते थे कि वो
सुबह 5 बजे उठकर नहाने चले जाते हैं त्योहारों के दौरान, छत्तीसगढ़ी अस्मिता, बोरेबासी, इन सब की बात करने वाले, और वो अचानक से घिरे हुए नजर आते हैं। आपने सर गौर किया होगा दास सर, इसमें एक शब्द है गिरोह, इस लेटर में एक शब्द का जिक्र है गिरोह। जी प्लीज। गिरोह देखिए वो तो बहुत डेरोगेटरी हो जाएगा हम लोग के लिए भी, तो मुझे लगता है कि ये हम उसको बहुत अच्छे शब्दों में अगर कहा जाए तो कॉटरी हम बोल सकते हैं कि वो कॉटरी जो एक उनके आसपास की थी या जो इनर सर्कल था उनका, तो वो कहीं मूल कांग्रेसी थे नहीं, तो कांग्रेसियों के बीच में कहीं ना कहीं से वो पिंच तो करता था ललित जी। ये कहीं ना कहीं से कांग्रेसियों को ये लगता था ना कि हमने जिस पार्टी को खड़ा किया है, हमने जिसको, वो कोई आउटसाइड आ रहा कि उनका सलाहकार है और वो उनकी पूरी स्ट्रेटजी मास्टर प्लानर हो जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं से ये कांग्रेस के अंदर में जो मूल कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं से इस चीज की जो दुख और वेदना जो है वो अब सामने आ रही है, ये मुझे स्पष्ट दिख रहा है। वो जी जी, वो जो एक औरा भरा गुब्बारा कांग्रेस ने बनाया था उसे कार्यकर्ता के आक्रोश ने पिन दिखा दी है। राजीव चक्रवर्ती साहब, आज ही खैर सीता सोरेन भी अब आपकी पार्टी में आ गई हैं, चिंतामणि भी आ गए हैं, शुक्ला साहब हैं इंदौर के, वो भी आ गए हैं। बड़े हैरत की बात है कि तीनों के खिलाफ कोई ना कोई केस है। आप कह रहे हैं अब की बार 400 पार, उसमें कांग्रेस की जरूरत पड़ रही है आपको, चक्रवर्ती साहब? नहीं देखिए ललित जी, जब हम किसी विचारधारा को लेकर आगे आते हैं, जब पार्टी आगे बढ़ती है, तो ये विचारधारा की बात है। आपको बता दो, विद्याचंद्र शुक्ल जी भी आए थे अटल जी के समय, अगर आप बात कहेंगे तो दिग्विजय सिंह जी के भाई साहब भी आए थे, लक्ष्मण सिंह जी। हाँ। तो जब विचारधारा बढ़ती है, जब पार्टी बड़ी होती है, तो उसमें ऐसा होता है कि लोगों की आवश्यकता होती है और पार्टी भी समझती है कि विभिन्न विचारधारा के लोग भी जुड़े। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की आज ही मैं कुछ प्रसंग पढ़ रहा था, तो जब वो नई आर्थिक नीति आई तो वो बहुत सारे कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बंधुओं के संपर्क में आए और बहुत सारे लोग हमारे जो अनुषंगिक संगठन में जुड़ते गए। तो ये देखिए राजनीतिक पार्टी है, इसमें विभिन्न विचारधारा के लोग जुड़ेंगे और हम साथ में मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। कुछ उनकी युक्तियां, कुछ उनकी बातें, जो कुछ लोग तो बोल रहे हैं, राजनीति के जानकार बोल रहे हैं कि या तो वो सत्ता सुख के चक्कर में जा रहे हैं या ईडी सीबीआई के दुख में जा रहे हैं। चक्रवर्ती साहब देखिए, ये ईडी सीडी की बात कहना गलत है। जिसके ऊपर आरोप रहता है, जो कहीं ना कहीं घेरे रहते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे ऊपर आरोप लग रहा है। अगर आप देखेंगे कि देश के बहुचर्चित जितने भी कांड हुए हैं, जयललिता जी चार्जशीटेड थी, भजन लाल जी से लेकर देवगौड़ा से लेकर तमाम लोग, तो बाद में निकला ना कि कहीं ना कहीं लालू यादव जी भी चार्जशीटेड थे चारा घोटाले में। तो देखिए ईडी और सीबीआई पे आप लोगों की मासूमियत देखते बनती है। चक्रवर्ती साहब एक सवाल और, कि जब बाहर से नेता आएगा तो हम राजीव चक्रवर्ती जी को कब देख पाएंगे बड़ा नेता बनते हुए? देखिए राजनीति है, सब कोई एक साथ रहेंगे, एक साथ फ्रेंडली कंपटीशन होता है और जिसकी पार्टी समझती, पार्टी हाईकमान जिसका जब उपयोग करना ये होता है। ये कोई अंतर्द्वंद नहीं है, ये किसी पार्टी में कोई अंतर्द्वंद नहीं होता और हमारे पार्टी में भी कोई अंतर्द्वंद नहीं है। नहीं, तो जो कांग्रेस जैसे हाल हो गए ना, जब दरी उठाने की बारी आए तो राजीव चक्रवर्ती उठाएं और टिकट देने की बात आए तो चिंतामणि मालवीय को चली जाए। नहीं, चिंतामणि महाराज पहले भाजपा में थे, बीच में वो कांग्रेस चले गए थे, फिर वापस आए भाजपा में, उनकी घर वापसी हुई है। देखिए ललित जी, ये राजनीति का मैदान है, तमाम तरह के लोग आएंगे, तमाम तरह के विचारधारा के लोग आएंगे, जिनका साम्य रहेगा, जिनका तारतम्य रहेगा, पार्टी के साथ समन्वय रहेगा, वो पार्टी में रहेंगे। नहीं तो या तो वो अपने घर बैठ जाएंगे, अपना काम करेंगे। ये तो राजनीतिक पार्टी है, लंबी पारी खेलनी है, सबको लेके चलना पड़ता है, सबके साथ सबका विकास। जी सबके साथ सबका विकास। सिसोदिया साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिसोदिया साहब ने बिल्कुल छत्तीसगढ़ की सियासत को एकदम तवे जैसी स्थितियां कर दी हैं। सिसोदिया साहब एक बात और, दीपक बैज कह रहे हैं कि ये बातें पार्टी फोरम में रखने की हैं, पब्लिक फोरम में नहीं जानी चाहिए थी। और मेरा ख्याल है ये लेटर भी आपने उन्हीं को लिखा होगा या और सीनियर लीडर्स को लिखा होगा। ये लीक हो गया है या लीक करवाया गया है सिसोदिया साहब? अब ये देखिए, मैंने अपने तरफ से पूरी गोपनीयता बरती और मैंने संगठन और जो हमारे पदाधिकारी बड़े हैं सभी को मैंने अपने द्वारा भेजा है। मेरे द्वारा किसी प्रकार से लीक करने का या लीक कराने का प्रयास नहीं रहा है। अगर ये पत्र आया है तो ये उसको जांच का विषय है और जांच करनी भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मुझे आज आप सबके बीच में बोलने का जो अवसर मिला है या बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, वो सिर्फ एक कार्यकर्ता होने के नाते
और एक कार्यकर्ता भी वो कार्यकर्ता होने के नाते जिसने अपना 20 साल खपा दिया, अपनी नौकरी गंवा दी, अपना सब कुछ बेच दिया और उसके बाद पूरा परिवार फौज की सेवा करते हुए आज भी बेटा मेरा एयरफोर्स में, मैं फौज में रहा, मेरे पिताजी फौज में रहे, तो हमने देश सेवा को सर्वप्रथम माना है और हम उस सोच के साथ राजनीति करते हैं। हमारी राजनीति प्रोफेशन नहीं है। ठीक ठीक, इस बात के लिए सैल्यूट कि आपके परिवार से फौज में है इतने लोग। आमतौर पे नेताओं के परिवार से फौज में जाने वाले बहुत कम मिसालें मिलती हैं। बहुत वाकई बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत खुशी हुई। सिसोदिया साहब, एक बात और, आप लिखते हैं कि मरकाम साहब को भी इन सब की जानकारी थी पर वो खामोश रहे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं लिखा। मैंने लिखा कि अध्यक्ष के संज्ञान में होना चाहिए। हाँ। अध्यक्ष की अनुशंसा बिना नोट शीट के, वो सब मैंने उसमें लिखा है। हाँ। मैं अध्यक्ष जी की अगर जानकारी में रहती तो स्वाभाविक है कि अध्यक्ष जी ऐसे किसी भी चीज के ऊपर प्रश्न तो करते। ठीक। और संगठन का जो प्रक्रिया है, कोषाध्यक्ष को कार्य आदेश जारी करने का अधिकार ही नहीं है। ठीक। एक बात और सिसोदिया साहब, अगर आप आक्रोशित कार्यकर्ताओं का एक चेहरा भी देखा जाए, जैसे हमने दाऊ को भी सुना, अभी सुरेंद्र दाऊ को कलम सुन रहे थे, और उसके ठीक पहले आपने इस तरह से ये जो पत्र निकल कर आ रहा है और भी जो परिस्थितियां बन रही हैं, आपको नहीं लगता पार्टी आपके भारी नुकसान में जा रही है सिसोदिया साहब? देखिए, सबसे मूल्यवान चीज है कार्यकर्ता। अगर कार्यकर्ता की बात और कार्यकर्ता के मुद्दों को लेके पार्टी गंभीरता पूर्वक अगर निराकरण करती है तो दिस इज द राइट टाइम। अगर ये सही समय है, अगर हम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझ के और उस सब के अनुसार निर्णय लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को हम बराबरी पे लाके रोक देंगे छत्तीसगढ़ में। जी जी, आपने एक बात और लिखी है, 5 साल में ही सरकार और संगठन में मनमानी करने वाले गिरोह, कौन कौन बाकी है इस गिरोह में? कुछ लिखा है, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा, पर मेरा ये कहना है कि ये सारे विषय मैंने प्रदेश अध्यक्ष के संज्ञान में ला दिए हैं, अनुरोध कर दिया है। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, हाँ, ये सब अपनी बातों को देखकर, मेरे सबूतों को देखकर, मेरे दस्तावेजों को देखकर जरूर एक कमेटी बनाए और इन सब चीजों की जांच करें, मेरा अनुरोध है। जी जी जी, चलिए, आपने जांच का अनुरोध कर दिया। बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता क्या उम्मीद देख रहे हैं आप चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए? देखिए, कांग्रेस बहुत कड़ी टक्कर देते हुए दिख रही है छत्तीसगढ़ में विशेषकर, और बाकी देश के बारे में मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, ना ही मैं उस हैसियत से हूँ। तो छत्तीसगढ़ में हम बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि हमारे वरिष्ठ और शीर्षक नेता बहुत ताकत के साथ लगे हुए हैं और परिणाम भी बहुत अच्छा आने की उम्मीद है। परिणाम अच्छे आने की उम्मीद है। कृष्णदास सर, आपका एक कमेंट इस बात को लेकर कि जिस तरह की स्थितियाँ बनी, इस पत्र को लेकर जिस तरह की स्थितियाँ बनी, इस पर तो हमने चर्चा कर ही ली कि बड़े नेता आयतित कांग्रेसियों से घिर गए थे, उसका नुकसान हुआ, सामने लोकसभा चुनाव भी है। सर, कृष्णदास सर। देखिए, सबसे पहले तो अरुण जी को हम साधुवाद इसलिए दे सकते हैं क्योंकि वो इसका परिणाम जानते हैं। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के बाद में कांग्रेस के नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तथाकथित भ्रष्टाचार जिसका मुद्दा उन्होंने उठाया है, और उनने जिस दिलेरी से ललित जी, वो जो ट्रू सोल्जर के एक परिवार से आते हैं, ये हाँ, उनने सिद्ध कर दिया आज। और इसलिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ क्योंकि उनने जो एक सोल्जर की स्पिरिट दिखाई है, उस परिवार की जो स्पिरिट दिखाई है, ये बहुत बिरला हम लोग ऐसे मिलते हैं कि अपने ही पार्टी के जो भ्रष्टाचार दिख रहे थे उनको, उसको सामने लाना, टॉर्च हम जिसको बोलते हैं ना सर, विसल ब्लोअर जिसको हम बोलते हैं, हाँ, कि उनने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। ना सिर्फ सामने लेकर आना बल्कि यहाँ बैठकर सवाल जवाब का सामना भी करना। देखिए, वो उसका परिणाम जानते हैं। देखिए, वो उसका परिणाम जानते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना सर कि एक सोल्जर जानता है, वो सोल्जर बना इसलिए रहता है क्योंकि उसको लड़ाई करना है, उसको मालूम है कि आगे मेरा क्या भविष्य होने वाला है, उसको कोई निश्चितता नहीं रहती। अरुण जी में वो स्पिरिट हमको देखने को मिल रही। उनने जो मुद्दा उठाया है, जो स्पिरिट के साथ उन्होंने उठाया है कि उनको मालूम है इसका परिणाम आगे उनके भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन एक अच्छे कार्यकर्ता होने के, एक अच्छे नागरिक होने के नाते उन्होंने जब ये मामला उठाया है, मुझे लगता है कि राजीव जी को भी इस चीज को गंभीरता से लेनी चाहिए और भाजपा को इसको बहुत व्यापक स्तर पर इसके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी से तो जो मिला, इसके अलावा कई एजेंसी से भी उनको काम मिले गए थे।
जिन फर्म के बारे में अरुण जी चिंता व्यक्त किए हैं, उस फर्म को दूसरे किस किस कंपनियों से कितने कितने ठेके मिले, मुझे लगता है कि राजीव जी को भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनको इस चीज पे संज्ञान लेके इस पे एक बहुत व्यापक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। ठीक, तो राजीव जी, टेसू का कलर निकलेगा, निचोड़ के कलर का उसमें से कुछ निकलेगा? पता चला कि वर्मा साहब का ट्विटर प्रोफाइल ही बदल गया तब तक। चक्रवर्ती साहब। नहीं, कृष्णा दास जी ने जो बात कही बिल्कुल बहुत सीरियस बात है कि इस लेन देन में कौन से मत का उपयोग हुआ है, क्या ये इसमें हवाला रैकेट का उपयोग हुआ, बहुत सारी संगीन बातें हैं। वाकई में ये संज्ञान लेने की बात है। अब फिर आप कहेंगे कि इसमें ईडी का उपयोग क्यों हुआ या लोकल एजेंसी का उपयोग क्यों हुआ, राजनीतिक दुर्भावना। तो हम बार बार कहते हैं कि देखिए, कहीं ना कहीं जहां धुआं दिख रहा है वहां आग है, उसके नीचे बहुत बड़ा आग है। और ये पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से शराब सिंडिकेट, रेत के सिंडिकेट में जिस प्रकार से गोरख धंधा हुआ है, सिंडिकेट का उपयोग हुआ, मैं भी अरुण जी को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने एक गंभीर बात प्रदेश के सामने लाया, उनको हम सैल्यूट करते हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जिस प्रकार से वो अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं एक अच्छे नागरिक होने के नाते, हम भी आपके मन से उनको सैल्यूट करते हैं और हेड्स अप करते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही हमें भ्रष्टाचार का खात्मा करना होगा मिलकर। अपनी जगह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह है, लेकिन इस प्रकार के सच्चाई के रास्ते पर लाके सच्चाई को सामने लाना और इस प्रकार से काले धंधे कुछ महीनों के अंतराल में 5,800 कांग्रेसी, ये मैं 15 दिन पहले की बात कर रहा हूं, 5,800 कांग्रेसी आपके पास चले गए। वहां रहते हुए कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। मैं अरुण जी आपके पास आना चाह रहा हूं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। क्या वाकई भूपेश बघेल की अगुवाई में पार्टी कोई करिश्मा करने जा रही है? बहुत शॉर्ट में सिसोदिया साहब प्लीज। देखिए, अगुवाई तो उनकी नहीं है। अगुवाई वर्तमान में दीपक बैज जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी चुनाव में गई है और चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष है, उनकी अगुवाई में है। और निसंदेह कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, बस हम कार्यकर्ताओं की पीड़ा को सुन लिया जाए। चलिए चलिए चलिए, वक्त की कमी थी लेकिन बहुत अच्छा पैनल, इसमें शोर का मुंह सच ज्यादा निकल कर आया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल रह गए लेकिन सवालों के सिलसिले आगे भी जारी रहेंगे। कुछ दिनों पहले हवाई जहाज में उड़ने का सौभाग्य मिला, हवाई जहाज में उड़ने का सौभाग्य मिला तो आपको नजर आएगा कि आपसे 2 रो पीछे एक और नेता चढ़ा, उस नेता के साथ एक और नेता भी थे, और कभी जो लाव लश्कर Z+ में रहा करते थे वो उस दिन अकेले थे। उनका नाम है भूपेश बघेल। क्या इस तरह की स्थितियां हो रही हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसी बड़े सवाल के साथ इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।